Hello everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for Competitive Exams. और कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे से तैयारी चल रही होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन भी आपने मेरे साथ स्टार्ट कर दी होगी। फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने कवर करा और उसमें हमने टॉपिक लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दो मेजर एरियाज कवर किए थे, दैट इज रिगार्डिंग प्रेम्बल एंड योर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल पॉइंट्स सब कुछ डिस्कस कराए थे। तो इसी तरह से ही उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं दो और टॉपिक्स लेके आई हूँ आपके सामने। और सबसे पहले इसमें हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग योर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का? और ऑप्शंस देखिए, BN राव, BR अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी। और आंसर इज वेरी स्ट्रेट, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे BR अम्बेडकर और इसके अलावा ये दो डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो उनका यहाँ पे नाम दिया है। और BN राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ डेफिनेटली रिलेटेड है, बिकॉज ये कौन थे? एडवाइजर थे, ही वॉज द एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये क्वेश्चन लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है, तो इस वजह से ऑड ऑप्शन में यहाँ पे BN राव को ही हम टिक करेंगे। राइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में देखना है। देखिए इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला, इट वॉज अ फुली सॉवरन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। तो क्या ये पूरी तरह से स्वतंत्र थी? पूरी की पूरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको हम एज अ सॉवरन बॉडी लेते हैं या नहीं? सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इसके मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, दो देवर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्या ये सही है या नहीं? थर्ड स्टेटमेंट है, इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंटिन्यू किया एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बेटा बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट में बतानी थी एंड आंसर इज D, 1, 2 and 3, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं हम। द असेंबली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा, आप सबको पता है ना, कि जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई थी और 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन टुक इफेक्ट। तो उस टाइम पे हमने इसको फुली कमेंस किया था, इम्प्लीकेट किया था, जिसको कि हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बेटा आप खुद देखिए 1950 है ना, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए हैं और 1950 का टाइम पीरियड है, तो कौन हमारे कंट्री पे रूल करेगा, है ना? कॉमन सेंस, क्योंकि इलेक्शंस होंगी, इलेक्शंस के बाद आपके पास जो है वो इलेक्टेड बॉडी एज अ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा आएगी, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस जो है वो होना जरूरी है, दैट इटसेल्फ इज इलेक्शन। और फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाना है पूरे की पूरे, अभी तो इलेक्शन सिस्टम जो है वो सेटल्ड अप करना था, तो इस वजह से वो एक टाइम गैप तो रहना ही था। और उस टाइम गैप को फिल करने के लिए किसने एक्चुअली जो है वो रूल किया? दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम किया। कब तक? जब तक कि 1952 तक जो है फर्स्ट इलेक्शंस के साथ हमारे पास जो है वो इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं आई। तो इस तरह से तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट थी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। ध्यान देना चाहिए हमेशा क्वेश्चन के ऊपर कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ बात चल रही है इनकरेक्ट पेयर की। ओके, ए कॉम्बिनेशन है स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स एक्चुअली, और इसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड हैं यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फंडामेंटल राइट्स एज अ सब कमेटी, इनके हेड है JB कृपलानी। स्टीयरिंग कमेटी, इनके हेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चार हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशंस गिवन है। बताना क्या है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, और स्ट्रेट वे आंसर इज B, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हुए बहुत सारी कमेटीज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। काम को डेफिनेटली हम तभी अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उसको अच्छे से डिवाइड करें,
है ना। तो वो डिवाइड किया गया काम, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सौंपी गई डिफरेंट कमिटीज़ को। और इन कमिटीज़ से बेटा हमारे पास 8 ऐसी कमिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये 8 कमिटीज़ को एटलीस्ट आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज इनमें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रट्टा मारना है। यूनियन पावर कमेटी इज जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी इज अगेन जवाहरलाल नेहरू, जबकि वहां पे बी आर अम्बेडकर दिया था हमें स्टेटमेंट में, सो इट इज एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इज विद योर सरदार पटेल, राइट, लर्न करना आपने बाय हार्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, दैट इज योर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसीलिए हम बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, इसके साथ साथ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सब याद रखिएगा, दैट इज विद सरदार पटेल। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी, ये अक्सर पूछा जाता है, दिस इज विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसका ऑप्शन आपको सही दिया था, दैट इज विद जवाहरलाल नेहरू। और 8 जो है वो है हमारी स्टीयरिंग कमेटी, और इनके हेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इन दिस वे 8 आपकी जो कमेटीज हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, और इसका स्ट्रेट वे आंसर है बेटा यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो व्हाट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? ये हमारा एक इलेक्शन प्रोसेस है बेटा, इलेक्शन जो है उसका एक मेथड है इलेक्ट करने का, जो कि जनरली हम सभी इलेक्शंस में यूज करते हैं एक्सेप्ट योर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वहां पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड जो है वो यूज करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि लोकसभा की इलेक्शंस हो गई हमारी, इसी तरह से ही हमारी स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन है, पंचायत की इलेक्शंस है, यहाँ पे हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि कंपैरेटिवली हूसोएवर कैंडिडेट गेट्स द मोर नंबर ऑफ योर वोट्स, कंपैरेटिवली, है ना। तो अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो उनमें से एक ने आउट ऑफ लेट्स से कि 100, है ना, 100 में से एक ने 20 जो है वो वोट्स विन की है, एक ने 30 की है, ठीक है, और एक ने जो है फिर 40 की है, और एक ने आपकी 10 वोट्स जो है वो विन की है। तो ऑब्वियसली 40 कंपैरेटिवली हाईएस्ट कौन है? 40। तो 40 जिसके पास वोट्स आ गई हैं वो जीत जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट्स के बीच में बात करें, इलेक्शंस हो रही हैं, तो अगर एक के पास 51 है आउट ऑफ 100, दूसरे के पास 49 है, तो कौन जीत जाएगा? जिसके पास 51 है। मतलब कंपैरेटिवली जो भी दूसरे से ज्यादा नंबर ऑफ जो है वो वोट्स ले लेता है वो जीत जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बहुत अच्छा मेथड नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमेशा द बेस्ट होता है, बट ऐसे कंट्रीज जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है बेटा, वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, इलेक्शन की नॉमिनेशन फिल करते हैं, ठीक है, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ लाइक नंबर ऑफ, अगर हम बात करें वोटर्स की, है ना, तो एज पर पॉपुलेशन इट्स वेरी वेरी हाई। तो इस ही मेथड को अडॉप्ट करके अभी तक पॉसिबल हो पाई है हमारे पास इलेक्शंस कराना। और इनफैक्ट ये हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से या यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेट वे कहाँ से लिया है? हमने यूके से लिया है, और उसी में ही आगे ये सब पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब हमें सूट भी करता है एज पर द पॉपुलेशन दैट वी हैव। और उसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी हो गई थी जब हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की। तो ये सारी जो है वो एक तरह से हम एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं कि वाई वी हैव अडॉप्टेड मोर ऑफ द फीचर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम सच एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कि हम बात करते हैं कि जो आपके 2 हेड्स हैं, है ना, एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। तो रियल हेड जो है वो दैट इज प्राइम मिनिस्टर, एंड नॉमिनल हेड जो है वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से एक लिस्ट है बेटा कि हमने कौन सी चीज कहाँ से बोरो की है। इस लिस्ट को भी आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें से भी आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। Now, which of the following functions were performed by Constituent Assembly? तो Constituent Assembly ने कौन कौन से functions perform किए? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। It ratified India's membership to United Nations। क्या उसी टाइम पे ही इंडिया की मेंबरशिप जो है यूएन के लिए हमने रेटिफाई की थी?
और ऑब्वियसली ये जब बात कर रहे हैं हमारे पास इलेक्शंस नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि हमारी असेंबली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम कर रही है, तो इज इट ट्रू और नॉट, ये स्टेटमेंट है हमारे लिए। एंड सेकेंड इज it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India. थर्ड इज इट अबॉलिश द प्राइवी पर्सेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट में से हमने करेक्ट बतानी है। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। डेफिनेटली राजेंद्र प्रसाद को एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड है, ठीक है, और इसके साथ किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और लेकिन प्राइवेट पर्सेस डेफिनेटली अबॉलिश किए गए हैं, लेकिन ये काम जो है वो हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट ने नहीं किया। कैसे? The privy purses continue to be paid to the royal families until the 26th Amendment of 1971. तो ये है 1971 में जो है वो privy purses जो है वो abolish किए पार्लियामेंट ने। होते क्या हैं? By which all their privileges and allowances from the central government ceased to exist and which was implemented after 2 years of legal battle. तो जितने भी हमारे princely states के, ठीक है, प्रिंसेस थे, हेड्स थे, उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, उसको हम बोलते थे प्राइवी पर्सेस, और ये 1971 तक कंटिन्यू हुए, ठीक है। रॉयल फैमिलीज को दिया जाता था ये पैसा, और इसके लिए हमने बाकायदा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी 1971, और इसमें फिर हमने ये जो हम उनको अलाउंसेस देते थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, जबकि इसको लेके थोड़ी सी लीगल बैटल भी हुई। 2 साल तक ये मुद्दा चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली योर प्राइवेट पर्सेस आर अबॉलिश्ड, राइट। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। यूएन की मेंबरशिप भी हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट ने ही जो है एक्सेप्ट की थी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप, ठीक है। एंड राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट, वो आई थिंक इज वेरी कॉमन थिंग, ये सबको पता होता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर भी हो चुका है। Now next question, which of the committees of Constituent Assembly were chaired by Jawaharlal Nehru? और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, ये आपको बताने के लिए कि सब कमेटीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब तो मैंने आपको पूरी लिस्ट ही दे दी है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी नाउ, कि ये जितनी भी यहाँ पे कमेटीज की बात कर रहे हैं, इनमें कौन सी चेयर्ड थी बाय जवाहरलाल नेहरू। सो स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये थी? नंबर 1। नंबर 2, Provisional Constitutional Committee, Committee for Negotiating with States. So obviously first and third are the right statements, ठीक है। और Provincial Constitution Committee जो है, this is not with जवाहरलाल नेहरू, और हमारी जो है Committee for Negotiating with States, this is very very important। बच्चे अक्सर इसको सरदार पटेल के साथ जो है वो एसोसिएट कर जाते हैं, बिकॉज जब हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के अंडर, जब हम बात करते हैं कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो नेगोशिएट करके कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग दोज स्टेट्स इन इंडिया, तो वो मेन एफर्ट डेफिनेटली सरदार पटेल का है। बट यहाँ पे क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कमेटी एक जो बैठाई गई थी एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उस कमेटी में कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स के हेड कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू है, नॉट एक्चुअली सरदार पटेल। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और कंफ्यूजन होती क्यों है? क्योंकि बहुत बार हम चीज़ों को कॉमन सेंस से आंसर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हर टाइम पे कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल होती। बहुत बार आपको चीज़ों को बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डायरेक्टली लेनी ही पड़ती है, तभी आप क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक कमेटी की बात चल रही है, और कमेटी के हेड जो थे वो सरदार पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। सो 8 की 8 कमेटीज को अच्छे से आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको रिलेट करते हुए उसके साथ यहाँ पे करवा दिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आई थिंक विच इज द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक, है ना। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, मिक्स एंड मैच, इजी एंड टफ, हर लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 से 28 तक जो है प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी आती है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। फर्स्ट इज दे कवर ओनली रिलीजियस बिलीव्स बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। सिर्फ बिलीव्स के साथ ही डील करते हैं, प्रैक्टिस और रिचुअल्स के साथ नहीं डील करते, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है। Second, no religious instructions shall be provided in any educational institution administered by the state.
कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको कि स्टेट एडमिनिस्टर करता है वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नहीं दी जा सकती। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं बिटवीन द वर्ड्स, बहुत अच्छे से पढ़िए इनको और फिर आंसर करिए। ऑब्वियसली हमें करेक्ट या इन देखना है इनमें से, सो करेक्ट ऑप्शन इनमें से एक्चुअली कोई भी नहीं है, नीदर 1 nor 2। ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट में क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कवर नहीं किया इस वजह से वो गलत है। डिस्कशन कर लेते हैं हम अभी इसके लिए। Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate, है ना। तो practices की भी बात की गई है, propagation की भी बात की गई है आर्टिकल 25 के अंदर। और इसके अलावा आर्टिकल 28 क्या कहता है? No religious instructions shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of state। very very important question बेटा, शब्दों का खेल है, यहाँ पे मेंटेन्ड गिवन है, जबकि आपका जो स्टेटमेंट है वहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट की वर्डिंग नहीं है आर्टिकल 28 के अंदर। यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपको वर्डिंग दी गई है वो है यहाँ पे कि मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। ध्यान दीजिए। So nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state। जो स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है वहां पे ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली सब जगह ही है। जहां पे उसका फंड जा रहा है, जिसको वो मेंटेन कर रहा है, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। समझिए इस बात को, एडमिनिस्टर और मेंटेन्ड में डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है आपको कि क्लॉज 1 के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सिर्फ मेंटेन्ड की बात आ रही है, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट पे ये लागू नहीं होता है। एंड दोबारा पढ़ते हैं। सो नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट किसी इंडोमेंट के अंदर है, ठीक है, किसी इंडोमेंट ने जो है वो किसी ट्रस्ट ने चलाया है, वो पैसा दे रहा है, उसकी तरफ से मेंटेन्ड है, तो भी एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के अंडर ही होगी ना। लेकिन वो मेंटेन्ड बाय, ऐसा जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे? मेंटेन्ड बाय ट्रस्ट, मेंटेन्ड बाय इंडोमेंट, फंडेड बाय इंडोमेंट या ट्रस्ट, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, जैसे कि हमारे डीएवीज हैं, जैसे कि अकाल अकेडमीज हैं, जो कि रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो मेनली मेंटेन करते हैं। वहाँ पे आप जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मेंटेन ही वो इंडोमेंट्स कर रही हैं। लेकिन अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेट मेंटेन कर रहा है, स्टेट फंड कर रहा है, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। तो होल issue is regarding maintenance, regarding giving funds, giving money, not about administration। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये आपका जो आर्टिकल 28 है वो नहीं बात कर रहा है। तो क्योंकि हम शब्दों पे ध्यान नहीं देते हुए, ना तो लर्न करते हुए शब्दों को देखते हैं और ना ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं, तो मैक्सिमम मैंने देखा कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बोला गया है, और वो जो ये टर्म है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, इसको कंसंट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत होता है, राइट। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को इतना हल्के में मत लीजिए, शब्दों का खेल है, शब्दों को ध्यान से याद करते हुए भी आप पढ़िए, और उसके साथ ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब भी यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। Now consider the following statements regarding the applicability of fundamental rights to armed forces। ये भी थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है। तो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में क्या बात करता है हमारे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स? फर्स्ट, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट बट कैन नॉट एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती, आपकी एब्रोगेट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के। Second is the expression members of the armed forces not just includes soldiers but even civilian employees such as mechanics, cooks, etc। तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का मतलब सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, बाकी एम्प्लॉइज भी है। और ये स्टेटमेंट क्या सही है कि नहीं? यस, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड इज करेक्ट ओनली, फर्स्ट इज रॉन्ग, बिकॉज एग्जैक्टली हमें क्या मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 33? ध्यान दीजिए, it empowers the parliament to restrict or abrogate
एग्जैक्ट टर्म आपको गिवन है। कम भी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, कुछ फंडामेंटल राइट्स को खत्म भी किया जा सकता है फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इवन इसके अंदर याद रखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। एंड अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट्स एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एटसेट्रा। तो इसी वजह से ये सारे एक्ट्स जो हैं वो इस पावर के अंडर पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो ऑलरेडी पास किए हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही थी बिकॉज इसमें मेंशन है कि these impose restriction on their freedom of speech, right to form association, right to be members of trade union, political association, right to communicate with the press, right to attend public meeting or demonstrations etc. तो इस तरह के rights जो हैं fundamental rights restrict किए जा सकते हैं, abrogate किए जा सकते हैं। and the member itself जो इसका expression है ये सब पे apply होता है। आपकी जितने भी barbers हैं, carpenters, mechanics, cooks, जो भी armed forces के साथ as a employee जो है सिविलियन लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी एज इट इज ये पूरा का पूरा इम्प्लीकेट होता है। सो दिस इज अगेन इन डेप्थ क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन्स? गुड क्वेश्चन। इंडियन सिटीजन्स को ओनली इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अलाउड है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। Second is freedom of profession, then freedom of minorities to establish and administer educational institutions. Fourth is prohibition of traffic in human beings. तो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स ये आ रहे हैं, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। और डेफिनेटली ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन वाला, आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक, और 19 हमारे पास सारे फ्रीडम्स वाला है, एंड आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। एंड आर्टिकल 30 है एक्चुअली राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सभी आपके आर्टिकल्स जो हैं वो गिवन है। और ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था, ओनली टू इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही ये आर्टिकल है, औरों के लिए नहीं है। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो इसको अगर हम बाय हार्ट याद रखना चाहें तो याद रखिएगा आप आर्टिकल 14, 15, 14, 15, 19, 29, 30 बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। 14, 15, 14, 15, 19, 19, 29, 29, 30। वैसे इंग्लिश में इसकी राइमिंग नहीं होती है, हिंदी में राइमिंग ज़्यादा अच्छे से होती है। 14, 15, 19, 29, 30। तो ये जो आर्टिकल हैं दीज आर गिवन टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, और बाकी जो है ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज टू द फॉरेनर्स हैं। लेकिन एनिमी एलियन के लिए हमारे पास कोई भी फंडामेंटल राइट अलाउड नहीं है, उनको कोई भी फंडामेंटल राइट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो ओनली टू सिटीजन्स इज 14, 15, 19, 29, 30। तो जो जो भी आर्टिकल यहाँ पे आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए तो आप अच्छे से पहचान लेंगे। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15 आ गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑब्वियसली फ्रीडम आ गया, 19 है। तो राइट टू माइनॉरिटीज क्या आ गया हमारे पास, आर्टिकल 29 है, ठीक है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली आर्टिकल 23, जबकि मैंने आपको बताया 14, 15, 19, 29, 30 ये हैं सिर्फ सिटीजन के लिए। आर्टिकल 23 इज गिवन टू सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स टू। इस वजह से यहाँ पे हमने ऑप्शन में क्या सिलेक्ट किया है, 1, 2 एंड 3। दिस इज द राइट वन। फोर्थ को हमने इंक्लूड नहीं किया, जबकि आर्टिकल 30 जो है यस दिस इज ओनली फॉर सिटीजन्स, बट ये है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। कहाँ पे, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो लर्न करना जो है बहुत जरूरी है आपको आर्टिकल्स को। Next question. Now, which of the following fundamental rights protect individuals against both state and private action? Very important. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के प्रति कि वो आपके साथ धक्का ना करे, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या इवन उसके स्टेट की एक्शंस, स्टेट भी आपको जो है वो किसी भी तरह से आपके राइट्स को जो है वो जीने का अधिकार, ठीक है, अपनी आगे ग्रोथ का अधिकार, जो भी आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये आपका जो पार्ट 3 है वो किसके खिलाफ आपको एक तरह से जो है वो सेव करता है। आर्टिकल 17 के अंदर
आर्टिकल 23 के अंदर, आर्टिकल 24 के अंदर, इनमें ऑब्वियसली कोडिंग के थ्रू हमने बताना है। तो डेफिनेटली आर्टिकल तीनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आर्टिकल 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही हमें सेव करती हैं अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और इवन स्टेट्स ऑल्सो, राइट। सो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 वो हमारा क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इवन लास्ट क्वेश्चन भी इसके साथ हैंडल कर रहे थे हम, एंड बेगार भी आता है इसके अंदर, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है, आर प्रोहिबिटेड, और एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट द पर्सन, प्राइवेट पर्सन एज वेल एज स्टेट ऑल्सो। इसी तरह से ही फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि दिस आर्टिकल इवन फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 और इन एनी हैजार्डस इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज विदाउट एक्सेप्शन। हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट जो है ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन हैजार्डस वर्क इज अलाउड। सो इन दैट वे फिर हमारे पास जो है आर्टिकल 17 है, ठीक है, वो भी हमारे पास यहाँ पे कोड्स में था। तो आर्टिकल 17 जो है दिस इज योर प्रोहिबिशन कहाँ पे है, ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी किसी तरह से भी आप प्रैक्टाइज नहीं कर सकते, और ये भी कोई इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता अनटचेबिलिटी प्रैक्टाइज, और ना ही स्टेट कर सकता है। अगर ऐसा किसी के साथ धक्का होता है तो वो अपने रिट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सकता है, ठीक है। सो ये ऑल द थ्री ऑप्शंस आर हियर करेक्ट, ठीक है। ये स्टेट एक्शन एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल तीनों के खिलाफ हैं, और वो हमें इन तीनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अंडर आर्टिकल 22। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। First, if a person is detained under preventive detention, the reason for his detention has to be informed within 24 hours. अगर आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ रहे हैं तो आपको 24 आवर्स के विद इन जो है वो उसको उसके रीजंस बताने होंगे क्या। सेकेंड इज ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। सिर्फ पार्लियामेंट ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना सकती है। पूछा क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शंस है 1, 2, बोथ, नन। सो यहाँ पे नन है, नीदर 1 नॉर 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत है। क्यों गलत है देखिए। नाउ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड एज सून एज पॉसिबल टू द डिटेन्ड और द अरेस्टेड पर्सन। However, the fact considered to be against the public interest need not be disclosed, and there is no time limit of 24 hours to disclose the reason for his arrest. तो जो रीजन फॉर अरेस्ट है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर बताना होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी छोड़ दें, इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को पकड़ा जाता है तो क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स ही इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। वहाँ पे टाइम होता है, ये होता है एज सुन एज पॉसिबल हम उसको बताते हैं। तो इसी वजह से इनफैक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स उसको रीजन बताना पड़ेगा कि हमने उसको क्यों अरेस्ट किया है। एंड सेकेंडली इज both parliament as well as the state legislature can concurrently make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state, the maintenance of public order and the maintenance of supplies and services essential to the community। इन टॉपिक्स को लेके पार्लियामेंट और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकती हैं। ध्यान से पढ़ना होता है, जल्दी जल्दी में नहीं। जबकि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन थी ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और हम इसमें जो है वो नन को, नीदर 1 और 2 को जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो आज के लिए आई थिंक इट इज एनफ। ये 5 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के हमने डिस्कस करे, इसके आगे ही कंटिन्यू करूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ और आप एडिशनल टॉपिक्स चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुछ लोग बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कमेंट्स के थ्रू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। उन सबको सीरियसली मैं बहुत आभारी हूँ। और इस तरह की मोटिवेशन किसी भी टीचर को चाहिए भी होती है बेटा। इसके अलावा कुछ भी आप चाहते हैं, कुछ भी एरियाज़ आप जो है चाहते हैं कि उनकी कवरेज में सबसे पहले करके दूं, तो वो सब डिमांड्स जो है वो आप खुल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।